नमस्कार फ्रेंड्स। मेरा नाम है डॉक्टर जयवीर शाह और आपका स्वागत है लर्न पैटर्न एंड अर्न यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पीसीटी इन वन स्लाइड। पीसीटी में क्या क्या पढ़े सर? पीसीटी तो बहुत बड़ा है। क्या कुछ ऐसा हो सकता है कि कंक्लूजन बन जाए वन स्लाइड में? तो एज यू विश सीरीज का ये फोर्थ वीडियो है आपके लिए, और बाकी के तीन वीडियो इसके बाद में मिल जाएंगे, जहां पर रूल नंबर 29 ऑफ द डिजाइन एक्ट, सेक्शन नंबर 42 ऑफ द डिजाइन एक्ट एंड 140 ऑफ द पेटेंट एक्ट रिस्ट्रिक्टिव कंडीशन एंड साथ ही में जन विश्वास बिल भी आपके लिए हाजिर है। अगर कोई और भी डिमांड है तो एज यू विश सेक्शन के लिए कमेंट कर दीजिए। चलिए इसको पहले देखते हैं कि एक ही स्लाइड में हमने जो समराइज किया है अभी तक के, जो 23 24 के दोनों पेपर में जितना भी पूछा गया है उसको समराइज करने की कोशिश की है। क्या क्या चीजें लिखी है, इसका मीनिंग क्या क्या होता है वो बता देता हूँ। तो एक ही स्लाइड में पीसीटी में थोड़ी थोड़ी जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो करते हैं, मगर करने से पहले आपको एक बार स्माइल लानी होगी अपने चेहरे पे, क्योंकि बिना स्माइल के पढ़ाई नहीं होती है और बिना स्माइल के शादी भी अच्छी नहीं लगती है। हैव अ नाइस डे। समझ में आया? उनको सलाम। चलिए, तो है आर्टिकल 19 भैया। आर्टिकल 19 ऑफ द पीसीटी ये कहता है कि जब आपने एक बार इंटरनेशनल सर्च रिपोर्ट बनाने के लिए भेज दिया, वैसे पीसीटी में होता क्या है कि आप पहले इंडिया में फाइल करते हो, इंडिया से बात करते हैं, इंडिया में फाइल करते हो, फिर आप पीसीटी के लिए इंटरनेशनल फाइलिंग के लिए जाते हो। तब आप एक बार इंटरनेशनल सर्च ऑथोरिटी सिलेक्ट करते हो। मान लीजिए कि आपने इंडिया को आईएसए सर्च किया है विद इन 12 मंथ्स। अब आपके पास एक इंटरनेशनल सर्च रिपोर्ट आएगा। अब इंटरनेशनल सर्च रिपोर्ट में से आप क्या कर सकते हो? सिर्फ क्लेम को अमेंड कर सकते हो। ये बात कही गई है आर्टिकल 19 में। कब तक कर सकते हो? इंटरनेशनल सर्च रिपोर्ट आने के 2 महीने तक आप क्लेम को अमेंड कर सकते हो, अप टू 2 मंथ्स। और आप एक नई एप्लीकेशन वापस फाइल कर सकते हो। फिर आता है आर्टिकल नंबर 34। ये कहता है कि स्पेसिफिकेशन कैन ऑल्सो अमेंडेड, कि आप ड्राइंग को, स्पेसिफिकेशन को, ये भी सारी चीजें अमेंड कर सकते हो, बट कब? आईपीईआर के बाद, यानी इंटरनेशनल प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन रिपोर्ट आने के बाद। जो कब आती है? अप्रोक्सीमेटली 28 मंथ पे आ जाती है ये आईपीईआर रिपोर्ट। उसके बाद में आप आर्टिकल 34 से अपनी एप्लीकेशन को भी अमेंड कर सकते हो। ये बात लिखी गई है। ये दूसरा पॉइंट। यानी अगर मैं समराइज करूं तो आर्टिकल 19 से क्या हो सकता है? सिर्फ क्लेम अमेंड हो सकते हैं। कब? आईएसआर के 2 महीने में। अब आर्टिकल 34 से क्या हो सकता है? स्पेसिफिकेशन एंड डिजाइन, ड्राइंग भी अमेंड हो सकते हैं। डिजाइन मत लीजिएगा, ड्राइंग भी अमेंड हो सकते हैं। कब? आईपीईआर, इंटरनेशनल प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन रिपोर्ट के आने के 3 महीने तक ये अमेंड कर सकते हैं। वैसे 28 से 31 मंथ, फिर तो नेशनल फेज एंट्री हो जाती है। ओके, यानी आईपीआर आएगा 28 मंथ में, फिर 3 महीने में आप अमेंड करोगे, तब तक तो आपको नेशनल फीस एंट्री ही लेनी है। 28 से 31 मंथ, इस तरीके से मैंने बोला। ओके, आईएसए, अगर आप इंडिया को इंटरनेशनल सर्चिंग ऑथोरिटी के तौर पे लेते हो, यानी डिनोट करते हो, तो आपको सर्च, इंटरनेशनल सर्च करवाने के 2500 रुपये देने पड़ेंगे। और है ना, पीसीटी में ये अब जो हम बात कर रहे हैं, ये फिफ्थ स्केड्यूल की बात कर रहे हैं, यहां से फिफ्थ स्केड्यूल की बात कर रहे हैं। अगर आप यूनिटी ऑफ इन्वेंशन की बात करें, पीसीटी में जब भी ये वर्ड आए यूनिटी ऑफ इन्वेंशन की, तो वो वर्ड एक्चुअली मल्टीपल इन्वेंशन को डिनोट कर रहा है। यानी आपकी एप्लीकेशन में, आपकी पेटेंट स्पेसिफिकेशन जो इंटरनेशनल फाइलिंग हुई है, उसमें एक से ज्यादा इन्वेंशन, इसलिए वहां पर यूनिटी ऑफ इन्वेंशन नहीं है। और एक से ज्यादा इन्वेंशन है तो पर इन्वेंशन आपको 2500 रुपये देने पड़ेंगे। ये बात भी कही गई है इंटरनेशनल सर्च में। करेक्ट? यानी इंटरनेशनल सर्च आपकी एप्लीकेशन के लिए गया, 2500 रुपये दिए, उसमें यूनिट ऑफ इन्वेंशन नहीं है तो और भी 2500 रुपये दिए। और मान लीजिए कि ये डिसीजन आया कि आपकी एप्लीकेशन में यूनिटी ऑफ इन्वेंशन नहीं है और आपको उस डिसीजन को प्रोटेस्ट करना है,
और हाँ, पीसीटी में इसको प्रोटेस्ट माना जाता है, ओपोजिशन को हम यहाँ पर ओपोजिशन मानते हैं, प्रोटेस्ट नहीं मानते। तो पीसीटी में आपको प्रोटेस्ट करना है तो उसके भी 2500 रुपये देने पड़ेंगे। परफेक्ट, तो आइए से क्लियर हुआ ये। अब चलते हैं इंटरनेशनल प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के लिए। अगर आपने इंडिया को डेजिग्नेट किया है इंटरनेशनल प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन अथॉरिटी के लिए, तो आपको, अगर आपने आईएसए में भी आ, ये किया है इंडिया को डेजिग्नेट, और आप आईपीईए में भी जा रहे हैं, तो आपको 2500 रुपये ही देने हैं। मगर आपने आईएसए के तौर पे आपने इंडिया को डेजिग्नेट नहीं किया है। मान लीजिए कि कोई चाइना का पर्सन है जो इंडिया को आई आईएसए के तौर पे डेजिग्नेट नहीं करता, वो चाइना को करता है, फिर वो इंडिया में आ रहा है, इसलिए आईपीईए के तौर पे वो इंडिया को पहली बार डेजिग्नेट कर रहा है, तो उसे 3000 रुपये देने हैं। और वहां पर भी यूनिटी ऑफ इन्वेंशन का एंड प्रोटेस्ट वाला फंडा तो सेम ही है। अगर मल्टीपल इन्वेंशन है तो और 3000 लगेंगे डायरेक्टली किया तो, और अगर आईएसए इंडिया को रख के किया तो 2500 रुपये लगेंगे। एंड अगर प्रोटेस्ट करना है उसे तो भी 1000 रुपीज लगेंगे। हाँ, प्रोटेस्ट के 2500 रुपये नहीं है, प्रोटेस्ट के 1000 है। चाहे वो आईएसए में हो या फिर आईपीए में हो, प्रोटेस्ट के 1000 रुपीज है। और वो भी अगर आपका प्रोटेस्ट सही निकलता है, यानी आप जब ओपोजिशन कर रहे हो कि मेरे इन्वेंशन में यूनिटी ऑफ इन्वेंशन है, मल्टीपल इन्वेंशन नहीं है, और आप सही निकलते हो, तो 1000 रुपीज आपको वापस मिल जाएंगे। दोनों केस में, आईपीए के केस में भी और आईएसए के केस में भी। तो बस यही बातें लिखी हुई है फिफ्थ शेड्यूल में, और कुछ नहीं है। और उससे भी ज्यादा अगर आपको डिटेल चाहिए तो ये बता देता हूं मैं आपको कि आईबी इंटरनेशनल ब्यूरो में जब आप फाइल करेंगे अपनी एप्लीकेशन को, तो इंटरनेशनल ब्यूरो जो हैंडलिंग फीस लेगा, पूरी एडमिनिस्ट्रेटिव फीस लेगा, पीसीटी वाले वो लेंगे कुछ $1855। अभी है $1875 अप टू 31 दिसंबर 2024, और 1 जनवरी 2025 से 1855, $20 की थोड़ी सी कमी दे दी गई है। तो वो बात है। परफेक्ट। अब हम इसकी पूरी की पूरी ये कैटेगरी पढ़ लेते हैं। कैटेगरी, ये एक बार कैटेगरी भी पूछा गया था। तो ए कैटेगरी है आर्ट से रिलेटेड, यानी जनरल। अगर आपकी कैटेगरी का मतलब होता है कि आपकी पीसीटी एप्लीकेशन से जो एग्जामिनेशन होगी उसमें आपको कुछ कुछ डॉक्यूमेंट साइटेड मिलेंगे। ये जो डॉक्यूमेंट है, बस मान लीजिए कि 10 डॉक्यूमेंट आपकी पेटेंट से कोरिलेट कर रहे हैं, तो 10 डॉक्यूमेंट के सामने ABCD करके कुछ कोड लिखे होंगे, तो वो कोड क्या कहना चाहते हैं। समझ लीजिए किसी जो आर्टिकल है उसके सामने, किसी भी पब्लिश डॉक्यूमेंट के सामने ए लिखा है, तो इसका मतलब है ये जनरल, यानी आपने भी अपने इन्वेंशन में सोलार का यूज किया है, और ये पेटेंट ने भी या ये नॉन पेटेंट लिटरेचर ने भी सोलार का यूज किया है, वो बात। फिर आता है एक पॉइंट ई। ई पॉइंट होता है कि आपकी इंटरनेशनल फाइलिंग डेट के बाद अगर कोई एप्लीकेशन पब्लिश हुई है, बस उसकी प्रायोरिटी ऑफ क्लेम आपकी आईएफबी इंटरनेशनल फाइलिंग डेट से पहले है, तो वैसे डॉक्यूमेंट के सामने ई लिखा होगा। एल, यानी किसी डॉक्यूमेंट में डाउट आ रहा है कि ये एप्लीकेशन आपकी जैसी है, तो उसके सामने एल लिखा होगा। ओ, यानी ओरल, अगर किसी ने ओरली या कहीं पर प्रायर यूज किया है वो बता दिया, तो वो प्रायर यूज के एविडेंस के सामने ओ लिखा होगा। पी, पी यानी पब्लिकेशन, कब, इन, आपने जब इंडिया में फाइल की उसके बाद में, और इंटरनेशनल फाइलिंग डेट से पहले अगर कोई डॉक्यूमेंट पब्लिश हुआ है, ऐसा डॉक्यूमेंट साइट किया गया है, तो उसके सामने पी लिखा होगा। टी, यानी कोई थियरी आपको चैलेंज कर रही है, तो उस वैसे डॉक्यूमेंट के सामने टी लिखा होगा। एक्स, यानी अगर किसी भी डॉक्यूमेंट में इस तरीके का एविडेंस है कि वो प्रूव कर रहा है कि आपके डॉक्यूमेंट में नॉवेल्टी भी नहीं है और इन्वेंटिवनेस भी नहीं है, दोनों चीज नहीं है, ऐसा कोई डॉक्यूमेंट है, तो उसे एक्स से डिनोट किया जाएगा। वाई, कि अगर आपकी पेटेंट में जो भी डॉक्यूमेंट साइट किया गया है उसके कंपैरिजन में, यानी उसको रेफरेंस लेते हुए ऐसा कहा जाएगा कि आपकी पेटेंट में इन्वेंटिवनेस नहीं है, इट इज ऑब्वियस टू द पर्सन स्किल इन द आर्ट हो जाता है बिकॉज ऑफ सच डॉक्यूमेंट, एंड बट नोवेल्टी है। तो अगर ऑब्वियस टू द पर्सन स्किल इन द आर्ट हो जाता है तो उसके सामने वाई लिखा होगा ऐसे आर्टिकल के सामने। एंड
लास्ट है एंड। एंड में है कि अगर सिमिलर फैमिली से आ रही है पेटेंट, सिमिलर फैमिली से, सिमिलर ब्रांच से आ रही है, तो उसके सामने एंड लिखा होगा। तो ये सारे पॉइंट्स थे जो कैटेगरी में आते हैं पेटेंट की। परफेक्ट। तो इसी के साथ जो 2 ईयर के पेपर हैं उसके आंसर अब आप देने के लिए कैपेबल हैं। फिर भी अगर आपको कुछ समझना है तो प्लीज कमेंट सेक्शन आपके लिए। हैव अ नाइस डे एंड जय हिंद।